प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप उद्यमियों से किया संवाद। आज थल सेना दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जवानों पर जताया गर्व, कहा इनका योगदान अतुलनीय। मुख्यमंत्री ने धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक की, कहा जरूरत पड़ने पर खरीदी तिथि में की जाएगी बढ़ोतरी। और छत्तीसगढ़ की स्टार शटलर आकर्षि कश्यप पहुंची इंडियन ओपन इंटरनेशनल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में योगदान के लिए स्टार्टअप में व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया अभियान इसका प्रतीक है। सरकार ने स्टार्टअप के विकास और प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है। इसका देश के स्टार्टअप परिदृश्य पर प्रभाव पड़ा है और यूनिकॉर्न यानी $1 अरब के स्टार्टअप उद्यमों के विकास को बढ़ावा मिला है। आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो पैशन से, सिंसियरिटी से और इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो लगातार खुद को डिस्कवर कर रहा है, खुद को सुधार रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो लगातार एक लर्निंग मोड में है, चेंजिंग मोड में है। नई नई स्थितियां, परिस्थितियां के मुताबिक खुद को ढाल रहा है। आज किसी से ये देखकर गौरव नहीं होगा कि भारत के स्टार्टअप्स 55 अलग अलग इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। हर किसी को गर्व होगा। आपके पास नए आइडियाज हैं, आप नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप बिजनेस के तौर तरीके बदल रहे हैं। Our startups are changing the rules of the game. इसलिए मैं मानता हूं स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। इस संवाद कार्यक्रम में कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष उद्योग, सुरक्षा, फिनटेक और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप उद्यमियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना दिवस पर सैनिकों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित रखने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय सेना ने सीमा की रक्षा और शांति बनाए रखने में अतुलनीय साहस, शौर्य और त्याग का परिचय दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पर विशेषकर देश के बहादुर सैनिकों, सेवानिवृत्त योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय सेना अपने साहस, शौर्य और पेशेवर कौशल के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति सेना के अमूल्य योगदान की अभिव्यक्ति के लिए शब्द अपर्याप्त हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना के जवान मानवीय संकट और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की सेवा में हमेशा आगे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि शांति रक्षा मिशनों में भी भारतीय सेना के योगदान पर देश को गर्व है।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने थल सेना दिवस के अवसर पर ट्वीट कर बधाई दी है और कहा है कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित बना हमारे सैनिक देश को प्रगति के मार्ग पर सतत गतिमान रखते हैं। देश उनकी सेवाओं का सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय सेना के जवानों, अधिकारियों सहित सभी देशवासियों को सेना दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि शांति, युद्धकाल और संकट के समय में जवान हमारी सुरक्षा, राहत और बचाव का कार्य करते हैं। अपने अदम्य साहस और वीरता से मां भारती की रक्षा में सदैव समर्पित वीर सपूतों का पूरा देश अभिनंदन करता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए हम सब सेना के जवानों के सदैव ऋणी रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था को और अधिक विस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। सरकार की यह कोशिश होगी कि इस अवधि में 100% किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों के सहूलियत के लिए धान खरीदी के निर्धारित अवधि में वृद्धि करने का विचार किया जाएगा। 69 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। उठाव भी काम चल रहा है, मिलिंग का भी काम चल रहा है। बीच में जो मौसम खराब हुआ उसके कारण से उसमें कुछ रुकावटें आई है, लेकिन इस बात का मैं किसानों को विश्वास दिलाता हूं और किसान विश्वास भी कांग्रेस की सरकार पे करती है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो समय में वृद्धि की जाएगी। यदि समय में सभी के टोकन में धान खरीदी हो जाता है तो उसमें समय बढ़ाने की कोई औचित्य नहीं, लेकिन फिर भी यदि टोकन जितना वितरित किया जाएगा उसके बाद भी धान सोसाइटी में नहीं खरीदा जाता तो उसी स्थिति में समय में वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सभी पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। प्रदेश में ज्यादातर कोरोना प्रभावित होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत होम आइसोलेशन के लिए मरीज सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और 24 घंटे ऐप पर नोटिफिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग को ऑन रखें। मरीज के द्वारा आइसोलेशन के नियमों का पालन करने के लिए अंडरटेकिंग भरी जानी है। प्रभावित मरीज को घर के अन्य सदस्यों से खुद को दूर रखना चाहिए और उसे अलग कमरे में रहना चाहिए। मरीज किसी भी स्थिति में शरीर में पानी की कमी न होने दें। हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि तरल पदार्थ जैसे सूप, पानी, जूस इत्यादि पीते रहें। प्रतिदिन 3 बार कम कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन युक्त आहार, सब्जी और फलों का सेवन करें। बिलासपुर जिले में भी ज्यादातर कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। अब तक यहां 63,690 मरीजों ने होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना को मात दी है। कोरोना की तीसरी लहर में भी स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन के मरीजों को सभी जरूरी चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया करा रहा है। इसके बारे में होम आइसोलेशन प्रभारी डॉक्टर समीर तिवारी ने जानकारी दी। घर में रहने के लिए हम ऐसे मरीजों को घर में रखते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनमें कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है। उनको हम घर में रख के और उनको अपनी मतलब यहाँ से जो कोविड प्रोटोकॉल की जो मेडिसिन होती है वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं और उनको घर में रख के ही ठीक करते हैं। अभी जो होम मॉनिटरिंग का जो टाइम पीरियड आ गया है कि वो 7 दिन का होता है, तो 7 दिन तक हमारी टीम यहाँ पे बैठ के उनको कॉल करती है। डेली सुबह शाम उनका टेम्परेचर है, उनका पल्स है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन सब जो है नोट डाउन करते हैं रजिस्टर्स में। और इस बीच में अगर कुछ किसी पेशेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी बात होती है कि उनके ऑक्सीजन का कोई इशू बनता है, चाहे कोई टेम्परेचर का इशू बनता है, तो उसके लिए हमारी शिफ्टिंग टीम भी है जो 108 एम्बुलेंस को बुला के और उसको हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हुए लोगों ने कहा कि उन्होंने शासन द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया है। दिन पहले थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरे को ख़राब लगा, तो डॉक्टर जी ने कहा कि आप होम आइसोलेशन में रहिए
कुछ दिन, तो मैंने 10-12 दिन रहा और डॉक्टर ने मेरे को दवाई दी, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरा लोगों से भी ये विनती है कि हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र करते रहें और मास्क लगा के रहें और जागरूक रहें। पहले इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग से उसको अपनाना है, कुछ नहीं। और उसमें जो भी नंबर दिए गए हैं, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग से, उससे जो भी गाइडलाइन रहेंगे उसको आप पालन करना है। गौरतलब है कि वर्तमान में होम आइसोलेशन में 2203 संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत किशोरों को टीके की पहली खुराक और बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। प्रदेश भर में बीते 3 जनवरी से स्कूलों और महाविद्यालयों में भी इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर जिले में भी आज सभी स्कूलों में टीकाकरण महाअभियान चलाया गया और किशोरों का टीकाकरण किया गया। स्कूल बंद होने के कारण यहां बच्चों को बुलाकर टीका लगाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले में 52% किशोरों को पहला टीका लग चुका है। टीका लगवाने वाले किशोरों में टीकाकरण महाअभियान को कोरोना के खिलाफ कारगर माना। कोविड फैले ना अपना, और हमें भी कुछ ना हो और बाकियों को भी कुछ ना हो। इससे कितने फायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर सपोज अपने को कोविड हो भी जाता है तो अपने जल्दी ठीक हो जाएगा और दूसरों को फैलने से भी बच जाएगा। जैसे पिछली बार जब हमारा कोविड चलना शुरू हुआ था, तब जैसे मौत की संख्या कितनी ज़्यादा थी अपने भारत में, और कोरोना कितना ज़्यादा अच्छे से फैल रहा था। पर जब वैक्सीन आ गई तो उसके बाद हमारे मौत के जो केसेस तो बहुत कम हो गए हैं। एंड अभी पब्लिक को एक चीज़ की सेफ्टी हो गई है कि अब वो लोग वैक्सीन लगा के सेफ रह सकते हैं। रायपुर में महाअभियान के तहत अब तक 11,500 बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दिया गया है। इधर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए सभी जिलों में इसके रोकथाम के लिए प्रशासन ने तैयारी की है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभागों को भी जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए कहा गया है। कोरिया जिले में भी ट्रेसिंग और ट्रैकिंग को बढ़ाने के साथ ही ट्रीटमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है। कोविड अस्पतालों में सभी आवश्यक मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन मास्क लगाने को लेकर भी लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। साथ ही साथ टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। यहाँ यूनिसेफ द्वारा जन जागरूकता के लिए रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है। यूनिसेफ के डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर रुमाना खान ने बताया कि लोगों को कोरोना के संभावित खतरे से बचने के लिए गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। को करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सभी को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर सकें, वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर सकें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हम उनको बता सकें। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान में बहुत तेज़ी से कोरोना का रेट बढ़ते जा रहा है। तो हमारे साथ कॉलेज के बच्चे हैं, वॉलंटियर्स हैं, ब्लू ब्रिगेड की टीम है और रोको टोको के वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर अभी सड़कों पर, दुकानों पर और जहाँ पर भी भीड़ भाड़ का इलाका है वहाँ पे लोगों को जागरूक करेंगे, वैक्सीनेशन के लिए भी, बूस्टर के लिए भी। उन्होंने बताया कि रोको टोको टीम में बच्चे और बैकुंठपुर गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं भी हिस्सा ले रही हैं। इंडियन ओपन इंटरनेशनल बैडमिंटन के खिताबी दौड़ में छत्तीसगढ़ की स्टार शटलर आकर्षि कश्यप पहुंच गई है। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में उन्होंने साइना नेहवाल को हराकर उभरी मालविका बंसोड़ को 40 मिनट में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में आकर्षि का मुकाबला द्वितीय वरीयता प्राप्त थाईलैंड की बुसानन ओंग बंगरफेन से होगा। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता दिल्ली में चल रही है, जिसमें देश विदेश के नामचीन प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्रालय ने आकर्षि का चयन 2024 ओलंपिक पोडियम के लिए कर लिया है। इस चयन के बाद अब शासन की ओर से आकर्षि को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश के पारंपरिक त्योहार छेरछेरा को लेकर ग्रामीण इलाकों में खासा उत्साह है। अब से 2 दिन बाद होने वाले इस त्योहार से पहले गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण इलाकों में डंडा नाच शुरू हो गया है। गांव-गांव जाकर नृत्य दलों के द्वारा डंडा नाच दिखाया जा रहा है।
गौरतलब है कि छेरछेरा किसानों से जुड़ा त्योहार है। फसल की कटाई मिंजाई के बाद छेरछेरा त्योहार मनाने की परंपरा है। लोग घर घर जाते हैं और धान मांगते हैं। बेमेतरा जिला अस्पताल में नसबंदी कराने महिलाओं को लेकर आई मितानिनों ने अस्पताल प्रबंधन के रवैये से परेशान होकर अस्पताल का घेराव किया। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में आज महिलाओं को नसबंदी कराने बुलाया गया था, जिसके कारण मितानिन महिलाओं को लेकर अस्पताल पहुंची थी, परंतु लगातार उन्हें बुलाकर आज फिर एक नई तारीख दे दी गई, जिससे मितानिन और नसबंदी कराने आई महिलाएं लगातार विगत 3 माह से परेशान हो रही हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।